नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो कल बजट पेश होने वाला है पार्लियामेंट में और उसके बारे में बहुत सारे आकलन, बहुत सारी अ, अफ़वाहें भी फैल रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि किस तरह का बजट आएगा, वो कौन से सेक्टर को पुश करेगा। तो उसके हिसाब से भारत का जो शेयर मार्केट है, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। कल की और उसके बाद की आगे की संभावनाएँ क्या रहेंगी। तो इस पे चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया गया है हमारे मित्र और जाने-माने जो वित्तीय विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज साहब को। शशांक भाई नमस्कार, आपका स्वागत है बात 25। नमस्कार, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो शशांक भाई कल किस तरह के बजट के आने की संभावना है और उस बजट में जो भी कुछ होगा या नहीं होगा उससे जो शेयर बाजार है उसके ऊपर जो है वो क्या प्रभाव पड़ेंगे और आपका क्या आकलन है, क्या कुछ होने वाला है या हो सकता है? बजट तो अच्छा ही आना चाहिए, क्योंकि एक तो ये मोदी 30 का पहला बजट है, जी। तो शुभारंभ तो अच्छा ही होना चाहिए। और मोदी सरकार की एक छवि रही है कि उसने हमेशा से अच्छे बजट प्रस्तुत किए हैं। जी। अच्छे बजट से मेरा आशय है कि कैसे उद्योग-धंधे या व्यापार को बढ़ावा देने की जो बात होती है, वो मोदी सरकार लगातार करते आई है, उसकी प्राथमिकताओं में रही है। तो बजट हुँ, तो ऐसा ही रहेगा, जो कुछ 1-2 आशंकाएँ जताई जा रही हैं, जिनका सीधा संबंध शेयर बाज़ार से है। यानी हुँ, अगर वो आई तो शेयर बाज़ार को थोड़ी हानि हो सकती है, लेकिन हुँ, अर्थव्यवस्था को कोई हानि वाली बड़ी बात नहीं दिखती है। तो हुँ, बजट तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी मोदी सरकार के पास आर्थिक नीतियाँ ही सर्वोच्च हो गई हैं, तो उन पे उनको ध्यान दे के एक विकास के लिए एकदम सच्चे अर्थों का बजट आना चाहिए। तो शशांक भाई आप क्या समझ रहे हैं कि आने वाले जो है वो बजट में जो वित्त मंत्री हैं वो जो भी कुछ पेश करेंगी तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बढ़ोतरी की संभावनाएं लगती हैं आपको और दूसरी बात ये कि कुछ जो इस तरह से आशंकाएं बताई जा रही हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कुछ टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे या कुछ नियम बदले जाएंगे तो उससे उसके वॉल्यूम जो काफ़ी बढ़ चुका है, उसके ऊपर असर पड़ेगा और उससे कुछ और कैपिटल गेन टैक्स और ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इसकी भी कुछ है, तो उसके वो क्या चीज़ है, वो समझाएँ ज़रा? बाज़ार में 2 आशंकाएँ चल रही है। हुँ, एक तो कि कैपिटल गेन टैक्स में वृद्धि हो जाए, हुँ, विशेषकर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। हुँ, तो और दूसरी आशंका ये है कि सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स बढ़ जाए। हुँ, तो मेरे अनुसार तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका हुँ, कारण ये है कि करीब लगभग 16 करोड़ डीमैट अकाउंट भारत में खुल चुके हैं। जी। तो अगर एक डीमैट अकाउंट एक व्यक्ति का कहा जाए और उसके हुँ, घर में एक अतिरिक्त मतदाता माना जाए, तो हम ये हुँ, मान सकते हैं कि 30 करोड़ मतदाताओं का एक वर्ग खड़ा हो गया है। तो सरकार को उसको रुष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये तो राजनीतिक बात हो गई। अगर हम आर्थिक बात की ओर चलें, तो सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स बढ़ा दे या दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ को बढ़ा दे, तो उससे सरकार को अ, करीब अगर यहाँ से दीर्घकालीन पूंजी लाभ दुगना भी कर दिया जाए, जो अभी 10% है, उसकी कर दर अभी 20% कर दी जाए, तो सरकार को 50,000 करोड़ रुपए अधिक आ सकता है, तब जब मार्केट में इस प्रकार की तेजी बनी रहे। तो 45,000 करोड़ रुपया का एक माना गया है कि सरकार को राजस्व मिला है पिछले वित्तीय वर्ष में। तो जी। अगर इसको हम 90,000 करोड़ में भी ले जाएँ, तो 45,000 करोड़ का सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर ऐसा किया गया तो बाजार के पूंजीकरण में 15 लाख करोड़ की भी कमी आ सकती। तो 15,000 रुपए के लाभ के लिए 15 लाख करोड़ की हानि का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता। तो ये तो आर्थिक बात हो गई। हुँ, दूसरी बात है कि पूरे विश्व में भी जिस तरह की बातें चल रही हैं या जिस तरह के कर लगते हैं हुँ, दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पे, वही यहाँ भी होना चाहिए।
क्योंकि अगर हम अपने शेयर मार्केट को आकर्षक नहीं रखेंगे तो फिर यहाँ निवेश कौन करेगा? तो हमें तो कुछ ना कुछ आकर्षण रखना ही होगा। तीसरी बात ये है कि भारत में शेयर बाजार को लेके एक उत्साह का वातावरण होना अब सृजित हुआ है। अब हुँ, धीरे-धीरे निवेशक बड़ी संख्या में शेयर बाजार की ओर आ रहे हैं, शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, उनका विश्वास बन रहा है। हुँ, तो हुँ। इस विश्वास को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट मात्र एक आंकड़े नहीं होते हैं। ये पूँजी का निर्माण करते हैं और धन का वितरण करते हैं और सृजन करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देख के अभी इस समय मोदी सरकार को दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के ऊपर कर में तो बिल्कुल वृद्धि नहीं करनी चाहिए और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स तो कोई कम नहीं लगता भारत में। और ये एक ऐसा टैक्स है जो बिना आय के लगता है, यानी मात्र आपने शेयर खरीद लिए या बेच दिए तो उस पे कर लग जाता है। ये नहीं कि आप किसी शेयर से लाभ कमाएंगे तब इस पे कर लगेगा। तो ये एक तरह का बाध्यकारी कर है, तो इसको भी एक न्यायोचित ही रखना चाहिए। हमें शेयर बाजार के विस्तार की आवश्यकता है, इसके फैलाव की आवश्यकता है और एक आत्मनिर्भर शेयर बाजार बनाने की आवश्यकता है। ऐसे में अभी शेयर बाजार में कर संबंधी कोई वृद्धि करके उसका दुष्परिणाम आने से बचना चाहिए। माधव जी। जी, शशांक भाई, तो क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि पिछले दिनों में बजट बनाने के पहले की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर वित्त मंत्री ने जो बाज़ार के जो विशेषज्ञ हैं, जाने-माने, उनसे कोई वार्ता की है? क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि वित्त मंत्री पे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बाबूडम है, उसका बहुत अधिक प्रभाव है। ये बात अलग है कि शेयर मार्केट एक अपनी एक अलग धारा में चल रहा है, उसमें इकोनॉमी का भी अपना रोल है, डिफेंस में जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका रोल है। जो टोटल इकोनॉमी का है, जैसे रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट इतना जो है वो उसमें व्यय कर रही है, तो उससे उन क्षेत्रों को फ़ायदा मिल रहा है। और वैसे भी भारत एक ब्राइट स्पॉट है जो ग्लूमी एक वर्ल्ड में, तो ये तो सारी वास्तविकताएँ हैं। डेफ़िनेटली बहुत सारे ऐसे ऐसे जो है वो ब्यूरोक्रेट भी हैं जो कि इस तरह को समझते हैं और शेयर के मार्केट के विशेषज्ञ भी हैं। तो क्या आपको ये जानकारी है कि इस तरह की कोई वार्ता हुई है? और उन्होंने तो निश्चय ही बाज़ार के मतलब समर्थन में अपने सुझाव दिए होंगे। तो हम क्या ये अपेक्षा कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि बिल्कुल। वो ब्यूरोक्रेसी उन पे ज़्यादा हावी है। मुझको ऐसा लगता है कि मोदी सरकार में शेयर मार्केट की समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। तो जी। वो बिल्कुल बताएँगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे मैंने भी अपने माध्यम से ये बात वहाँ तक पहुँचाई है कि हुँ, दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। हुँ, तो अब ऐसी सरकार ये नहीं रह गई है कि शेयर मार्केट की जानकारी नहीं रखने वाले लोग भरे पड़े हैं और कुछ भी निर्णय ले रहे हैं। कभी भारत में एक ऐसी सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री कह दिया करते थे कि शेयर मार्केट में गिरावट आई तो मैं अपनी नींद क्यों खराब करूँ? और अब ऐसा नहीं लगता। और देखिए, भारत में राजनीति का एक अपना महत्व है। अगर इस तरह के कदम उठाए जाएँगे जिससे शेयर मार्केट के निवेशक निराश होंगे, तो इसका दुष्परिणाम चुनावों में भी आ सकता है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, गुजरात में थोड़े दिनों के बाद चुनाव होंगे। तो इन 2 राज्यों में बड़ी संख्या में शेयर निवेश का की संस्कृति है। तो यहाँ हुँ। पे अभी मुझको नहीं लगता कि सरकार कोई ऐसा दुस्साहस करेगी, करना भी नहीं चाहिए, ये सही है भी नहीं। और अब तो शेयर बाज़ार धीरे-धीरे सभी राज्यों में फैल रहा है। अब हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, तो वहाँ भी कम से कम गुड़गाँव में तो एक शेयर मार्केट की संस्कृति है। तो इन सब के आधार पे भी एक राजनीतिक दबाव भी रहेगा सरकार पे। तो मुझको तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए और आज जिस तरह सुबह शेयर मार्केट नीचे खुला था, उसके बाद उसमें रिकवरी दिखी। तो ये दर्शाती है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आने की ज़्यादा संभावना बन गई है। अन्यथा आज मार्केट और गिर के बंद होते और बड़ी गिरावट देखी जा सकती थी क्योंकि रिलायंस के परिणाम अच्छे नहीं आए थे
बाहर के मार्केट में भी अमेरिका में कोई बहुत अच्छा मार्केट नहीं बंद हुआ था। तो इसके आधार पे माना जा रहा था कि आज मार्केट तेज गिरावट देखी जाएगी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो ये दर्शाता है कि अब मार्केट में ये भाव प्रबल है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और ऐसा कुछ नहीं हुआ तो भारतीय शेयर मार्केट यहाँ से बड़ी छलांग लगाएंगे माधव जी। बड़ी छलांग से शशांक भाई आपका क्या तात्पर्य है? मतलब कितनी छलांग, 500 की लगेगी, निफ्टी 1000 की लगेगी, निफ्टी 25,000 तक पच्चीस जाएगा? हजार निफ्टी 25,000 की ओर बढ़ सकता है, हाँ, हाँ। क्योंकि बाकी सब अर्थव्यवस्था के कारक अच्छे हैं। मानसून अच्छा हो गया, हुँ। विकास दर अच्छी है, ब्याज दर में कमी होने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं, हुँ, हुँ। रिकॉर्ड कीर्तिमान की संख्या में डीमैट खाते खुल रहे हैं। हुँ, हुँ। तो इन सब बातों के आधार पे कोई आर्थिक कारण ऐसा नहीं है कि जिसके कारण मार्केट में गिरावट आए। लेकिन चूंकि दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पे कर बढ़ाना एक बड़ी आशंका है, और उसका मार्केट पे बुरा प्रभाव पड़ेगा ही। तो उसको लेके कुछ आशंकाएं हैं, इसलिए मार्केट रुका हुआ है। अगर कल ये कुछ ऐसा नहीं होता तो आप 400-500 निफ्टी की में उछाल देख सकते हैं। फिर मैं यह कहूंगा कि एक अनुमान मात्र है, इसके आधार पे निवेश निर्णय नहीं लें। ये बिल्कुल। एक परिस्थितिजन्य एक अनुमान है। तो देखते हैं कल वित्त मंत्री महोदया क्या करती है। जैसे कुछ क्षेत्रों की बात शशांक भाई लगातार हो रही है, क्योंकि उसके अंदर वो ही गति या कि अधिक गति और अधिक निवेश की संभावनाएं बन रही है, जैसे कि डिफेंस का निर्माण की चीजें हैं डिफेंस क्षेत्र में, और रेलवे में, और रोड ट्रांसपोर्ट में, जिस तरह से और निवेश की अपेक्षाएं बन रही हैं, क्योंकि वो तो कंटिन्यूटी में चलेगा। और इसके साथ भी एक और क्षेत्र है कि भई इंश्योरेंस क्षेत्र में कुछ और जो है वो छूट आ सकती हैं, तो इंश्योरेंस सेक्टर की भी इस बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मेरा तो ये मानना है कि ये हुँ, बजट एक स्वप्निल बजट होना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में ड्रीम बजट बोलते हैं। उसका कारण ये है कि जो अभी चुनाव परिणाम आए, इसमें मोदी जी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। हुँ, तो मोदी जी को अब जो प्रारंभ करना है अपनी तीसरी पारी का, वो बहुत धमाकेदार होना चाहिए। तो बजट में जितने भी तरह की अच्छी बातें लोग सोच रहे हैं कि जैसे न्यूनतम कर की जो सीमा है वो बढ़ जाए, जो 80 सीसी या 80 सी ये सब जो प्रावधान है इनमें धनराशि बढ़ा दी जाए, हाउसिंग लोन में जो ब्याज है उसमें टैक्स की छूट और दे दी जाए। ऐसे करके कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि जो सरकार को करना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो अभी बैलेंस शीट है वो अच्छी है, जीएसटी कलेक्शन अच्छा है, विकास दर अच्छी है। अभी जो अ, आयकर के जो आंकड़े आए हैं वो अच्छे हैं। अभी तक 13% अधिक आयकर विवरणी दी जा चुकी है। तो इससे लगता है कि जो कर संग्रह है वो भी अच्छा होगा। तो सरकार के पास अभी उपाय हैं कि वो एक स्वप्निल बजट प्रस्तुत कर सकेगा। तो मुझको तो लगता है कि सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक क्षेत्रों की बात है तो कृषि क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देने का एक कारण समझ में आता है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव हमेशा भारत में एक यथार्थ रहा है। तो सरकार कृषि में कृषि की लागत कम कर सकती है, सिंचाई के साधन बढ़ा सकती है, कृषि में नई तकनीक को लाने की घोषणाएँ कर सकती है, कोल्ड स्टोरेज को लेके बड़ी घोषणाएँ हो सकती हैं। तो ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सरकार का ध्यान ज़्यादा अधिक अच्छा लग सकता। और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए जैसे आप कह रहे थे कि राजमार्ग का विस्तार हो सकता, घनत्व बढ़ सकता। तो ये सब बातें आनी चाहिए, और आधारभूत संरचनाओं पे भी धन का व्यय सरकार बढ़ा सकती है। ये सारी बातें होनी चाहिए जो अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाती है और राजनीतिक हित भी साधती है।
तो इस बार का बजट अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का तो होगा ही, लेकिन इसके द्वारा कई राजनीतिक हित भी साधे जाएंगे माधव जी। जी, तो ये जो आपने चर्चा की और काफ़ी दिनों से ये वास्तविकता भी है कि 15-16 करोड़ जो डीमैट अकाउंट हो चुके हैं और अगर उसमें हर एक अकाउंट के साथ में 1 या 2 आदमी को जोड़ दिया जाए, अगर 2 को जोड़ लिया जाए तो फिर तो ये संख्या बड़ी 40 करोड़ से ऊपर पहुँच जाती है। तो हाँ, इससे बड़ा वोटिंग बैंक कौन-सा है बताइए आप? नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो वोट बैंक है ना, इसका सीधा संबंध धन से। बहुत जी, से वोट बैंक हो सकते हैं, कुछ भावनात्मक वोट बैंक हो सकते हैं, कुछ जातिगत वोट बैंक हो सकते हैं, पर ये जो हुँ। डीमैट अकाउंट वाले वोट बैंक है, ये सीधे धन से संबंध रखते हैं। तो अगर इसलिए धन सच की बोलूँगा वृद्धि होगी तो इनका मन अच्छा रहेगा। सरकार कुछ ऐसा करेगी जो इनके वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा तो इनको अच्छा लगेगा, और सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे इनके धन में कमी आए तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक बड़ा वोट बैंक होने वाला है, और मैंने तो अभी कल आर्टिकल लिखा है, उसमें मैंने लिखा है कि एक जी। वोट बैंक है, और सरकार के एक प्रमुख सांसद को मैंने कहा है कि आप ये ध्यान रखिएगा कि 16 करोड़ डीमैट अकाउंट मतलब इसका अर्थ सीधा हो गया कि 32 करोड़ मतदाता को लेके आपको बजट के प्रस्ताव रखने हैं। कम से कम 32 की विशेषकर जगह शेयर 48 मार्केट, भी हो सकता है। हाँ, शेयर मार्केट से जो संबंधित हैं। तो मुझको नहीं लगता कि सरकार ऐसा कुछ करेगी कि कम से कम डीमैट मतदाता बैंक को कोई हानि नहीं, पहुंचे या उसको कोई दुख हो। ये एक बात ये कि ये कि बहुत ही अधिक प्रोडक्टिव और तो जिसको कहते हैं कि देश की जो वित्तीय आर्थिक स्थिति है, मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब बिज़नेस से कनेक्टेड लोग हैं और ये वास्तव में जिसको सेक्युलर बोला जाता है, ये वास्तव में एक सेक्युलर जो है वो वोटर्स का समूह है। जिनके जिनका मतलब देश की जो वो वित्तीय व्यवस्था से, शेयर मार्केट से, वेलफेयर के मतलब टोटल जो इकोनॉमी है, उससे वो कनेक्टेड है और उसी के अंदर जो है वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो उनका तो एक निश्चय ही जैसा आपने बताया कि आपने भी कुछ लोगों तक ये बात पहुँचाई है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, तो हम तो ये आशा कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। तो अ, कल के बारे में तो अब तो 11 बजे के बाद ही वो पन्ने खुलने शुरू होंगे, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं और दूसरे भी कई लोग बता रहे हैं जैसे पहले भी हमारी चर्चा हुई थी कि ये ड्रीम बजट हो सकता है जिसने एक फंडामेंटल चेंज जो है वो इस क्षेत्र में आ सकता है, लेकिन उसके साथ में कुछ आशंकाएँ भी हैं। लेकिन वो आशंकाएँ या कि आशाएँ, वो कैसे फलीभूत होंगी ये तो कल ही पता लगेगा। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि 2-3 चीज़ें क्या होनी चाहिए जो कि शेयर मार्केट को, इकोनॉमी को और इस जो सेकुलर वास्तव में जो सेकुलर वोट बैंक है उसको प्रभावित करेंगी मतलब उनकी आशाओं के अनुरूप होगा? मैं वित्त मंत्री रहता ना, मैं तो दीर्घकालीन पूंजी कर को कम कर देता या हटा देता। भारत के शेयर मार्केट को बहुत आकर्षक बना के रखने की आवश्यकता है। तब यहाँ पे धन का प्रवाह होगा, यहाँ पे पूंजी का निर्माण होगा, विस्तार होगा। पर सरकार की कुछ बाध्यताएं हैं या कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनके कारण ये काम वो नहीं कर पा रही। पहले यहाँ पे दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर मुक्त था, कुछ वर्षों पूर्व ही इसको कर योग्य बनाया गया है। लेकिन सरकार की आर्थिक स्थिति जब इतनी अच्छी है, तो हम एक ऐसा क्षेत्र जहां इतने अधिक धन का निर्माण हो रहा है, जहां पे इतने अधिक व्यवसाय के अवसर बन रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था को एक सहारा दे रहा, गति दे रहा, तो उसको तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए ना। तो आशंकाएं तो कुछ लोग अपने लाभ के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार की जो अभी गतिविधियां लग रही हैं या आज शेयर बाजार की जो गतिविधियां है, उनके आधार पे मेरे को नहीं लगता कि दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ बढ़ेगा, उस पे कर बढ़ेगा। और जो आप कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो सरकार को राजकीय
राजकोषीय घाटा थोड़ा नियंत्रण में रखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अर्थव्यवस्था को गति देने वाले क्षेत्र हैं उनमें धन का आवंटन बढ़ाना चाहिए। कैसे विदेशी निवेश भारत के आधारभूत संरचनाओं में आए इसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। एटीसी और एटीडी इन सबों में कर छूट की सीमा बढ़ा दी जानी चाहिए। ये सब करके बजट को ऐसा बनाना चाहिए कि वो अर्थव्यवस्था को बड़ी गति दे सके, जो अच्छी चल रही है उसको और तेजी से आगे बढ़ाए और व्यर्थ का व्यवधान नहीं उत्पन्न करे, इसका ध्यान रखना। मैं बजट कई वर्षों से देख रहा हूँ और हर बजट में ऐसा कुछ होता था कि वित्त मंत्री कुछ ऐसी बात बोल जाते थे कि शेयर मार्केट एक बार धराशायी हो जाता था। तो अपेक्षा है कि इस बार सरकार ध्यान रखेगी और ऐसा कुछ नहीं बोलेगी करेगी जिससे शेयर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट का कारण बन सके। माधव जी। जी, तो एक मुख्य बात और सामने आ रही है कि जैसे आपको शायद बेहतर अंदाजा लगा पाएँ कि जैसे ये 15 और 16 करोड़ जो डीमैट अकाउंट है, तो इसमें से कम कितना आप मानते हैं कि जो कि फुल टाइम ट्रेडर होंगे? अगर वो 25% भी है तो 4 करोड़ तो जो 4 या 5 करोड़ जो जीविका के साधन तो शेयर मार्केट ने ही उत्पन्न कर दिए। मात्र और इनके ऐसा कारण इसका इसका कास्केडिंग इफ़ेक्ट दूसरों पे भी पड़ता है। हाँ, ये बाकी लोगों को भी आजीविका उपलब्ध कराते हैं। जी, मात्र ऐसा नहीं होता कि जो फुल टाइम शेयर मार्केट में कार्य कर रहा है उसी के लिए जीविका है। और अभी जो डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं ना, पिछले 1 वर्षों में जो खुले, वो सब पूर्णतः सक्रिय अकाउंट ही खुले हैं। उसका कारण ये है कि शेयर बाजार में रुचि बढ़ी और लोगों ने निवेश करना प्रारंभ किया। आप म्यूचुअल फंड में देख लीजिए कितना अधिक धन आ रहा है। बाकी सब जो साधन है जिनके माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश होता है वहां भी बड़ा पैसा आ रहा है। तो शेयर मार्केट में निष्क्रिय खाते अब कम हो गए हैं और मुझको ये लगता है कि ये संख्या इसी गति से बढ़ती जाएगी। अगर 40 लाख डीमैट खाते प्रति माह खुल रहे हैं तो आप समझ लो कि 1 साल में 5 करोड़ के आसपास नए अकाउंट खुलते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मोदी सरकार मात्र 1 वर्ष के लिए बनी और अगले वर्ष फिर से चुनाव हो जाएंगे। तो अगर यहाँ से मोदी सरकार व्यवधान नहीं उत्पन्न करेगी तो ये जो नए 5 करोड़ अकाउंट आएंगे अगले 1 वर्ष में, क्योंकि अगला बजट तो अब अगले वर्ष आएगा, तो ये 5 करोड़ में तो एक अच्छे दिन की भावना आएगी ना कि सरकार हमें हतोत्साहित नहीं कर रही, हमें निराश नहीं कर रही। तो वो सरकार के पक्षधर होकर पूरे उत्साह के साथ शेयर मार्केट में आएंगे। तो इसका भी ध्यान सरकार को रख के निर्णय लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि क्या हर महीने में 40 लाख अकाउंट खुल रहे हैं? या मैंने हाँ, गलत? हर हाँ, महीने 40 में लाख। यानी कि और साल भर में आप 4 करोड़ करीब 4 से 5 करोड़? पिछले पिछले 6 महीने में तो खुल रहे हैं 40 लाख अकाउंट। पिछले हाँ, ये अभी जून में खुले, मई में खुले, 30 से 40 के बीच खुले। तो 30 से 40 में एक बहुत बड़ा एक संख्या है, जो कि इस क्षेत्र में जो ऊर्जा है और जो संभावनाएँ हैं उसकी ओर इंगित करता है। और जैसे अमेरिका में तो 50% जो लोग जो स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करते हैं, भारत में भी 10% के कहीं आस-पास पहुँच रहे हैं शायद, या 10% से थोड़े से बढ़ गए हैं। तो निश्चय ही एक नया क्षेत्र है और इसमें जीविका के उपार्जन के साधे सीधे-सीधे भी अवसर हैं और उसके बाद के अंदर उनसे जुड़े हुए बहुत सारे अवसर हैं। तो शशांक भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि तो हाँ, एक बात और मैं बोलूँगा जी, कि जी। सरकार का काम होना चाहिए अनियमितता नहीं होने दें हाँ, और जो मूल्य हैं शेयरों के, उनको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। उनको अपने से निर्णय लेने देना चाहिए या निवेशकों के निर्णय के आधार पे उनके मूल्यों का निर्धारण होना चाहिए। आप कोई कृत्रिम अवरोध लगा के उनको नीचे करने का प्रयास नहीं करें और ना ही कोई आप कृत्रिम तेजी का वातावरण बनाएं। आप चीजों को व्यवस्थित रखें, नियमों को अच्छा रखें और कोई
अनावश्यक गड़बड़ी नहीं हो पा रही है, इसका ध्यान रखें और इसका ध्यान रखने के बहुत से साधन हैं। ओवर एक्टिविज्म नहीं हो, सेबी भी अपनी भूमिका समझे और जिसको कहते हैं कि स्वतंत्र मूल्य निर्धारण के मार्केट का ध्यान होना चाहिए, मार्केट की गति होनी चाहिए। तो इसके आधार पे सारे बजट में भी प्रस्ताव होने चाहिए और अतिरिक्त कोई व्यवधान इस बजट में तो नहीं होना चाहिए। माधव जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद शशांक भाई कि आपने इतने विस्तार से विभिन्न आयाम जो हैं बजट के और बाजार के उसके ऊपर आपने अपने जो है वो अनुभव साझा किया और अपना आकलन साझा किया। तो हम तो यही आशा करते हैं कि कल का बजट जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक नया माइलस्टोन होगा और कुछ नई एक गति देगा शेयर बाजार को और देश की इकोनॉमी का वो एक मुख्य इंडिकेटर है, एक पाथ है, उसका एक सूचांक है। तो हम यही आशा करते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका शशांक भाई। हम फिर आपसे मिलेंगे और इस विषय में और संबंधित विषय में इस बार की आपकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो कल का बजट कैसा आने वाला है, वित्त मंत्री कैसा बजट पेश करेंगी, क्या उसकी संभावनाएँ हैं, क्या उसकी आशाएँ हैं और कैसी कुछ आशंकाएँ भी हैं। तो उनको बात करने के लिए, उसको समझाने के लिए हम बात कर रहे थे श्री जाने-माने वित्तीय विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज से, जो कि रांची से जुड़े थे। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे एक नई बातचीत के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।